Good morning, class. Today I am going to start your lesson 4 of political science, understanding law. लॉ का मतलब आपको पता है, कानून, रूल्स, रेगुलेशन. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द नीड फॉर लॉ. ओके, कि लॉ की ज़रूरत क्यों है, क्यों कानून होना चाहिए हमारी कंट्री में. क्या कह रहा है कि हमने अर्लियर चैप्टर्स में भी देखा है कि सोसाइटी जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जिन सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग वो सोचते हैं. ओके, अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हैं और साथ साथ रहते हैं, बट उन्हें किसी न किसी रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि वो एक दूसरे के साथ में पीसफुली शांति से रह सके. हार्मनी का मतलब गुड रिलेशंस हो और वो प्रोग्रेस कर सके. इसीलिए जितनी भी सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं उनमें कोई ना कोई रूल्स और लॉ होनी चाहिए. ओके, और उनको नहीं फॉलो करने वालों को फिर उस अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है. अब कहते हैं रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ क्या है? कह रहा है इन सिंप्लीफाइड टर्म द रूल ऑफ लॉ इज़ द प्रिंसिपल दैट नो वन इज़ अबाउट द लॉ. इसका मतलब है कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है, कानून सबसे बड़ा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. सो रूल ऑफ लॉ इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर बोथ. तो लॉ क्या है? ओके, हमारे लिबर्टीज़ मतलब जो हमें फ्रीडम देने वाले हैं उनके लिए भी, ऑर्डर के लिए भी, मतलब सब कुछ अरेंज तरीके से रहे, हमारी सोसाइटी में कुछ भी ख़राब ना हो. ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे. तो दोनों ही चीज़ों के लिए ये रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. द रूल ऑफ लॉ अलाउ अस. रूल ऑफ लॉ से क्या होता है कि हम रिस्पेक्टफुली रह सकते हैं, डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रख सकते हैं, विदाउट फियर और इनसिक्योरिटी, बिना किसी डर के हम सोसाइटी में रह सकते हैं, और ये सारे सिटीजन्स को इक्वल बनाता है. ओके, कि रूल्स रेगुलेशन है तो सबके लिए इक्वल है, ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है. ठीक है, इट इनेबल अस टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स. ये हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है. हम हमारी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, और जो भी डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें लॉजिकली ख़त्म कर सकते हैं. तो ये है आपका रूल ऑफ लॉ. उसके बाद में हम पढ़ेंगे लॉ, द इवोल्यूशन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो लॉ है वो कैसे इवॉल्व हुआ. क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी हमारे यहाँ पे, लॉ ज़्यादातर आर्बिट्री थे, ओके, अनरिटन थे. मतलब जो कहीं भी बातें हम लोग मानते थे, ऐसा कोई किसी किताब में कुछ लिखा नहीं गया था. जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, ओके, उन्हें रिलीजियस बिलीव्स मतलब धर्म की बातें वो मानते थे, कस्टम्स, रीति रिवाज होते थे, और उन्हें वो कानून मान लिया करते थे. ओके, फिर क्या कह रहा है, पर्सनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ. फिर हमारी पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल नीड के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग हमें लॉ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ कानून होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए. ओके, सो इंडियन सोशल ऑर्डर वॉज राइफ. पहले हमारा जो इंडियन सोशल सिस्टम था वो भी, उसमें भी काफ़ी ईवल्स, काफ़ी बुराइयाँ थी, काफ़ी करप्ट सिस्टम था. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता था. ओके, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा छुआछूत की जाती थी, अनटचेबिलिटी थी. ओके, जो वुमेन थी उनके साथ में काफ़ी पार्शलिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी थी, मतलब गरीब अमीर का बहुत ज़्यादा गैप था. ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि लॉ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इन मोस्ट केसेस अपर केस एंड इन्फ्लुएंशियल क्लासेस वर फेवर्ड. कि ज़्यादातर जो चीज़ें थी उसमें अपर क्लास जो थी, और जिन क्लासेस का बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रभाव रहता था, सिर्फ उन्हीं का फेवर लिया जाता था, बाकी सबके साथ में बहुत ही इनजस्टिस हुआ करता था. ओके, उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर, 200 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया, तब कुछ लॉ बनाए गए, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, अपने पॉलिटिकल फेवर और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बनाए थे. उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैनी इंडियंस बिगेन जॉइनिंग द लीगल प्रोफेशन. उसके बाद में जो इंडियंस थे धीरे धीरे वो लीगल प्रोफेशन में आने लगे, कानून के अंदर, वकालत के अंदर. सम ऑफ विच रोज टू द रैंक्स ऑफ जजेस. कुछ तो इवन हमारे यहाँ जजेस भी बनने लगे. बिगेन टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन पीपल. और लोगों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे. तो जैसे ही इंडियन नेशनलिज्म भड़का, हमारे यहाँ पे मतलब लोगों को, हमारी कंट्री को फ्री करवाने की फीलिंग्स लोगों के अंदर आई. नेशनलिस्ट लीडर एंड लीगल प्रोफेशनल्स, द लीगल सिस्टम इन इंडिया इवॉल्व एंड मोर फेयर, रैशनल एंड रेलिवेंट लॉ वर फ्रेम्ड. और धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हुए.
जैसे आपको पता है कि गांधी जी भी हैं, वो बाहर से बैरिस्ट्री करके आए थे, ठीक है। हमारे यहाँ जजेस आने लगे, फिर उनको लगा कि नहीं, लोगों के कुछ राइट्स होने चाहिए ताकि लोगों की फ्रीडम को कोई छीन ना सके, और इस तरीके से धीरे धीरे हमारे यहाँ लॉ बनने लगे। फिर कह रहा है इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंस के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, लीगल प्रोफेशनल्स आए, ओके। एंड लर्न सिटीजन्स जो थे, पढ़े लिखे हमारे जो सिटीजन्स थे, उन्होंने एक प्रोसीजर शुरू किया कि हमारे यहाँ पे अब लॉ होगा, कानून होगा, इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ायर एंड विशेस ऑफ इंडियन पीपल, कि जैसे इंडियन लोग चाहते हैं उस अकॉर्डिंग, इनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। इन डूइंग सो वेरियस कल्चरल, कम्युनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स वर टेकन इनटू अकाउंट। तो कानून बनाने के लिए हमारे कल्चर को देखा गया, हमारे यहाँ जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको ध्यान रखा गया, सोसाइटी के हर एक पहलू को देख के, ओके। और फाइनली जो लॉ थे, ओके, कोशिश की गई कि वो प्रैक्टिकल हो, ओके, एंड सेंसिटिव टू द पीपल्स एस्पिरेशन एज पॉसिबल, और लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने वाले नहीं हो, लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रख के लॉ बनाए गए, कानून बनाया गया। The foundation on which the entire legal and judicial system stood was the principle of the rule of law. ओके, क्या कह रहे हैं, पूरे जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है, पूरा कानून, उसकी जो मेन नींव थी वो किसके ऊपर खड़ी हुई थी? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब है मेकिंग न्यू लॉज, न्यू लॉज बनाना। क्या कहना है कि कोई भी जो लॉ होता है उसको समय के साथ अपडेट भी होना पड़ता है, अमेंडेड, उसमें चेंजेस भी आते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ओके। जैसे कि सोसाइटी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सोशल जो ऑर्डर है सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि आज से 50 साल पहले, ओके, हार्डली हमारे इंडियन रोड्स के ऊपर कोई कार दिखती थी, कोई मोबाइल टेलीफोन ही नहीं थी यहाँ पे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, वैसे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल चौक हो गए ट्रैफिक से। इंडियन इकनॉमी बहुत बड़ा मार्केट बन गया, मोबाइल फ़ोन्स इतने सारे आ गए दुनिया में, ओके। सोसाइटी चेंज होने लगी, नए नए लॉ बनने लगे, कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो गया, तो उस अकॉर्डिंग फिर नए नए लॉ भी हमारे यहाँ बनने लगे। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव है लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे जब उनको जैसे लोगों की नीड्स पता चलती है उस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ न्यू न्यू लॉज बनाए जाते हैं, और जो ऑलरेडी बने हुए लॉ है, एग्जिस्टिंग है, उनमें अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए जाते हैं, ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहे, ओके। उसके बाद में है कि इन मैनी इंस्टेंसेस, काफ़ी सारे हमने एग्जांपल देखे हैं कि पार्लियामेंट का जो अटेंशन है वो हमारी पॉपुलेशन के ऊपर रहता है, लोगों के ऊपर, मीडिया के थ्रू, पब्लिक एजुटेशन के थ्रू, सोशल एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू, या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू, ठीक है। तो वहाँ से वो पता लगा कि उनका सपोर्ट लेके हमारे एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर वो पार्लियामेंट चेंजेस भी करती है और नए नए कानून भी बनाती है। इसके बाद हम देखेंगे द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ओके। क्या कह रहा है कि ये जो बिल था ये ऑफिशियल कब हुआ था? ओके, द ऑफिशियल असेंट, इसको प्रेसिडेंट की जो मंजूरी है वो मिली थी 15 जून 2005 को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ओके, इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ओके। ये कुछ कमिटीज़ बनाई गई ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो भी मैटर है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके। क्या है ये राइट, अब आप देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग, ओके, इट स्टेटेड दैट इन्फॉर्म सिटीजन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन वर इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए, हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये लॉ पूरे इंडिया में लागू है, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। कह रहे इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू पीपल, ओके। 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो कोई भी एप्लीकेशन भरते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए तो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट इज इन्वॉल्व्ड, द आंसर हैज़ टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स। अगर किसी इन्फॉर्मेशन में इंसान की लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी जीवन का मामला हो तो वो इन्फॉर्मेशन उसे 48 घंटों के अंदर अंदर दी जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन स्टेट की सिक्योरिटी से रिगार्डेड हो, ओके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट नीड
नॉट टू बी गिवन, तो फिर ये ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी जाएगी। ओके, इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है किसी भी फॉर्म में मटेरियल होना, रिकॉर्ड्स होना, डॉक्यूमेंट्स होना, मेमोज होना, ईमेल होना, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर, ऑर्डर, बिग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल, जो किसी भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकते हैं। तो ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन लिख के मांग सकते हैं। फिर है इम्प्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। द लॉ इट इज़ होप विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मेन मकसद था कि हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो, उसका कोई काम लोगों से छुपा नहीं होना चाहिए। इट विल एलिमिनेट करप्शन, इससे हमारे यहाँ करप्शन, भ्रष्टाचार दूर होगा और हमारा सिस्टम बड़े एफिशिएंटली, बड़े अच्छे से काम करेगा। पब्लिक एनवायरनमेंट, ओके, इन्वॉल्वमेंट अच्छा होगा और हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की। ओके, लेडीज़ के ऊपर जो हिंसा मतलब मारकाट, ठीक है ना, वायलेंस होती है घरों के अंदर, उसके अगेंस्ट जो लॉ बनाया गया था एक्ट 2006। कहते हैं कि दिस लॉ वॉज फ्रेम टू डिस्करेज द मैन फ्रॉम अब्यूजिंग वुमेन इन होम्स। ओके, ये मैन के अगेंस्ट था कि वो घरों में वुमेन को अब्यूज़ ना करे। वेयर द ट्रेडिशनली द वुमेन वर कंसिडर वीक एंड इन्फीरियर, क्योंकि लोगों की सोच ये है कि वो लेडीज़ को वीक मानते हैं, ओके, इन्फीरियर मानते हैं। सो दिस एक्ट सॉट टू फुलफिल इन पार्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी टू गिव इक्वल राइट टू वुमेन। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए गए। फिर है चाइल्ड लेबर एक्ट। इसमें आपको पता है चाइल्ड लेबर एक एक्ट के अंदर के 14 साल से उम्र के जो कम बच्चे थे उन्हें मना कर दिया गया काम करने के लिए, और जो लोग उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं गरीबी की वजह से, ठीक है, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को उस वक्त 14 ईयर्स तक उनको राइट है एजुकेशन का और हेल्दी एंड एनवायरनमेंट में रहने का। फिर है कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉ। क्या कह रहा है कि इट इज़ ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है कि किसी भी पाबंदी को, रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग पसंद नहीं करते। हर एक पर्सन ये फील करता है कि जो रूल्स और लॉ है वो उसकी स्वतंत्रता को छीनता है, जबकि फैक्ट ये है कि ज़्यादातर जो लॉ है और पाबंदियाँ हैं वो गवर्नमेंट ने बनाई हैं ताकि पूरी पॉपुलेशन जो है उसका भला हो सके। अगर हम किसी के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं तो वो इंसान डेफिनेटली अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा, बट हमारी गवर्नमेंट है वो सबके बारे में सोचती है, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में सोचती है, इसीलिए उन्हें ये जो लॉ है वो लोगों के ऊपर लगाने पड़ते हैं। द लॉ गेट्स इनटू अ कंट्रोवर्सी अबाउट इट्स फेयरनेस एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बट लॉ को ये देखा जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि लॉज आर मेड टू इंश्योर दैट पीपल लिव इन अ कंडीसिव सेफ एनवायरनमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। लॉ बनाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो सेफली सोसाइटी में रहें। क्योंकि लोग जो है वो लॉ से काफ़ी अफेक्ट होते हैं। दे हैव अ राइट टू बी अ पार्टी इन फ्रेमिंग दैम। लोगों को राइट है कि वो भी लॉ बनाने वाली पार्टी का एक हिस्सा हो। सो पीपल लोगों को क्या होना चाहिए, पीपल शुड बी विजिलेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर राइट। लोगों को अवेयर होना चाहिए अपने राइट के लिए, जब उनको लगता है व्हेन दे फील देयर राइट्स एज गुड सिटीजन्स आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड और डिनाइड। अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं तो वो जाके इसके लिए कोर्ट से मदद ले सकते हैं। तो क्लास इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अपलोड कर दूँगी। एंड इसके अंदर हमने कुछ नहीं, लॉ की इम्पोर्टेंस पढ़ी है कि हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में ऑर्डर सेफ्टी बनी रही और हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो। क्या कह रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो लोगों को अलाउ करता है, सारे सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो रिस्पेक्टफुली बिना किसी डर के रहे और गवर्नमेंट को ज़्यादा हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता। क्या कह रहे हैं कि पुराने समय में जो लॉ थे इंडिया के अंदर वो अनरिटन थे, लिखे हुए नहीं थे। फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ बनाए अपने फ़ायदे के लिए। जो लॉ थे इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में बनाए गए, लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें हमने चुना, जो आज पार्लियामेंट में बैठते हैं। कह रहे कि जो लॉ है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहने चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और हमारी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। फिर है कि कुछ जो लॉ हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और फॉर्मेंट पॉपुलर अपोजिशन, और कुछ लॉ जो ऐसे हैं जिनका लोग काफ़ी विरोध भी
करती हैं. ओके क्लास, द चैप्टर इज़ completed now. Thank you.